नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। निवेश करने से पहले जरूरी है लक्ष्य निर्धारित करना, क्योंकि तभी आप अपने निवेश को सही दिशा दे पाएंगे। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब देंगे डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के फाइनेंस डोमेन स्पेशलिस्ट विवेक शर्मा। आपका स्वागत है विवेक शो पर। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल। नोएडा से राजन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजन, गुड इवनिंग। बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं और आपने कहाँ कहाँ अभी तक इन्वेस्टमेंट की हुई है? जी हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं एक्चुअली प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ एक प्राइवेट कंपनी में नोएडा में ही। मेरी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ट्रेडिशनल टाइप है फिलहाल तो। पीएफ में है समवेयर अराउंड 2.5 लाख रुपए। पीपीएफ में है समवेयर अराउंड 60,000। उसके बाद एफडी है समवेयर अराउंड 1.5-2 लाख रुपए। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है इट्स ऑल इन एमएफ म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के थ्रू ही है। तो when I started in 2010-11 उस टाइम पे मैंने टॉप 4 फंड चूज कर लिए थे जो उस टाइम के टॉप थे। आज मुझे थोड़ा आइडिया है कि शायद ये इतनी रेटिंग नहीं है इनकी। तो टॉप 200 है जी, एचडीएफसी का इक्विटी है ग्रोथ। तो मुझे ये एक्चुअली कुछ गोल्स थे मेरी डॉटर्स की एजुकेशन, सन्स एजुकेशन एंड माय डॉटर्स मैरिज। अच्छा। तो वो मैंने आपको भेजा था 30 lakhs in 8-9 years। ठीक है। Again 30 lakhs in 12 years and 40 lakhs in 15 years and after 22 years मैं रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा था। तो आई वांटेड टू नो कि कितना और इन्वेस्ट करूं और आपकी और इन्वेस्ट करने की क्षमता कितनी है? आई एम करंटली इन्वेस्टिंग 10,000 around and I can invest 6,000 more, 6-7,000 more and from September onwards I can invest 5,000 more। ठीक है, ठीक है। चलिए विवेक बताएं, जो इनका करंट इन्वेस्टमेंट है सबसे पहले तो वो आपको कैसे लग रहा है? देखिए, इनका करंट इन्वेस्टमेंट जो है वो ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। थोड़ा बदलाव चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसे जारी भी रख सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंड 1 साल या 6 महीने के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए। अगर फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो फिर भी निवेशक को बने रहना चाहिए उस फंड में, पहली बात यह है। और मुझे नहीं लगता है फिलहाल इन्हें परिवर्तन करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हर 1 साल पर रिव्यू करना जरूरी होता है, तो रिव्यू करते रहें। और 1 साल के बाद भी अगर इसमें से कोई फंड अच्छा परफॉर्मेंस करने वाला उन्हें नहीं मिलता है तो उसमें वो परिवर्तन कर सकते हैं। अपने गोल्स के साथ इनलाइन है ये कि आपको नहीं? लगता देखिए, है? गोल्स में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये कह रहे हैं कि मैं अभी करीब जो भी निवेश कर रहा हूँ उसके अलावा जो एडिशनल निवेश कर सकते हैं वो 5,000 से 6,000 रुपए तक, उससे पहला गोल इनका अचीव हो जाएगा आसानी के साथ। तो उसमें कुछ ज्यादा समस्या नहीं है। क्योंकि इन्होंने जैसा लिखा है कि 8 से 9 साल के बाद अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए करीब 30 लाख रुपए चाहिए। तो अगर मैं ये मानूं कि मार्केट से 12% का रिटर्न मिलता है तो ये गोल जो एडिशनल निवेश करेंगे उससे ये गोल अचीव हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरा गोल जो है वो कहाँ निवेश करने चाहिए उनको, वो पैसे जो एडिशनल जो 6,000 रुपए कर सकते हैं? देखिए, अभी 6,000 रुपए जो एडिशनल इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं कहूंगा कि जो अभी एग्जिस्टिंग फंड्स हैं फिलहाल तो पैसे वहीं डालें। हालांकि कई अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स हैं अभी मार्केट में, जैसे कि यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड है, SBI इमर्जिंग बिजनेस फंड है, जहाँ पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो यही करें, अभी निवेश यहाँ पे करके रखें। और जैसा मैंने कहा, फिर से दोहरा रहा हूँ, 1 साल के बाद फिर से देखें कि वो उस फंड का परफॉर्मेंस कैसा है। बेटे की पढ़ाई के लिए इन्हें कुछ और निवेश करने पड़ेंगे और ये सैलरीड हैं जैसी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो सैलरीड होने की वजह से इनकी आमदनी बढ़ेगी, खर्चे भी बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये थोड़ा और निवेश करें बेटे की एजुकेशन के गोल को अचीव करने के लिए 2014 से वो वैसे भी 4,000 रुपए निवेश कर सकते हैं, तो आप और चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि कम से कम 3,000 रुपए और ज्यादा निवेश करें। और अगर वो उतना निवेश करते हैं तो इनका दूसरा गोल भी अचीव हो जाएगा। तीसरे बेटे की पढ़ाई का। हाँ, बेटी की जो शादी का ये गोल रख रहे हैं उसके लिए मैं इन्हें सलाह दूंगा कि 2018 से, जो कि अभी से 5 साल बाद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी आमदनी अच्छी बढ़ चुकी होगी तब तक, अगर ये 12,500 रुपए पर महीना एडिशनल, मतलब इन निवेश के अलावा अगर वो हर महीने निवेश करते हैं तो फिर वो लक्ष्य भी जो इन्होंने रखा है 15 से 16 साल, आज से 15 से 16 साल बाद वो लक्ष्य भी इनका पूरा हो सकेगा। ये 3 लक्ष्य तो ये पूरा कर सकेंगे। लेकिन जो रिटायरमेंट की ये बात कर रहे हैं वहां पे कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे इन्होंने बताया कि इनका पीएफ या पीपीएफ में निवेश है। रिटायरमेंट की प्लानिंग में इन्हें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटायरमेंट में इन्फ्लेशन का एक बड़ा फैक्टर होता है जिसे हमें देखना पड़ता है। तो मैं फिलहाल तो इन्हें सलाह दूंगा कि चूंकि अवधि ज्यादा है इसलिए जो भी सरप्लस मनी कहीं से भी मिले उसे रिटायरमेंट के लिए निवेश करें और पीरियोडिकली उसे देखते रहें कि रिटायरमेंट में इनका जो लक्ष्य है, जो भी इन्होंने अमाउंट सोच कर रखा होगा,
वो अमाउंट अचीव हो सकता है कि नहीं, और रिटायरमेंट में थोड़ा अपना लाइफस्टाइल चेंजेस भी कर सकते हैं अगर इन्हें ऐसा लगता है कि उनका लक्ष्य अचीव नहीं आपके मुताबिक कितना होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए? चूंकि उन्होंने कहा है कि अभी कोई अंदाजा नहीं है उन्हें कितने पैसे की जरूरत होगी, लेकिन आपके मुताबिक कितना? इसमें मेरा जवाब ये होगा कि इसमें बहुत सारे डायनेमिक फैक्टर्स हैं, तो इसके लिए पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स लगेंगे, जिसके बाद वो बता पाना आसान होगा। बट फिलहाल तो मैंने यही सलाह दूंगा कि जैसे कि रिटायरमेंट की अवधि बता रहे हैं काफ़ी लंबी है, 22 साल की अवधि बता रहे हैं, तो उस 22 साल के इस पीरियड में फिलहाल तो मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग ईयर से ज़्यादा निवेश करें, और इसमें कई फैक्टर्स देखने पड़ेंगे और बहुत ही डायनेमिक फैक्टर्स हैं, तो उनके बारे में जैसे कि किस तरह से हम अपना कॉर्पस फिक्स कर सकते हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं? देखिए, सबसे पहला फैक्टर तो देखना पड़ेगा कि आपका इन्फ्लेशन कितना है, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ आपके खर्चे की बढ़ती जाती है। दूसरा फैक्टर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस कैसे होने वाले हैं आपके, क्योंकि जैसे जैसे उम्र में बदलाव होता है लाइफस्टाइल रिलेटेड एक्सपेंसेस बदलते जाते हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। और फिर एज ए कस्टमर इनसे कई और भी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे जो इनके पूरे प्रोफाइलिंग के बारे में जानकारी देगी, और उसके बाद ही वो अमाउंट एक निश्चित अमाउंट तक पहुंचा जा सकता है। और मैंने जैसा कहा, इन्फ्लेशन की भी बात करें तो बहुत ही डायनेमिक है, अभी 6% पे आ गया, फिर अगले साल क्या होगा कहना मुश्किल होगा। तो रिटायरमेंट प्लानिंग का एक लंबा गोल होता है जिसको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया। आपने जो इन्हें 12,500 रुपए निवेश करने हैं 2018 से, वो किन फंड्स में ये डाले पैसे? देखिए, अभी 5 साल के आगे का बताना मुश्किल है, लेकिन अगर आज रिव्यू कर सकते हैं उनके फंड की परफॉर्मेंस। जी हाँ, अगर आज के दिन में अगर उन्हें 12,500 निवेश करना होता है, चूंकि 5 साल बाद बहुत सारे नए फंड भी आ सकते हैं, तो मैं ये सलाह दूंगा कि यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड में डाल सकते हैं, HDFC टॉप 200 जहां इन्होंने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, SBI मैग्नम, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी उन्हें देखना पड़ेगा कि उस समय पे कौन से परफॉर्म। ठीक है, तो राजन, यहाँ पर आपको अपने फंड्स की जो परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करनी पड़ेगी। जो आप फिलहाल इस साल में 6,000 रुपए निवेश कर सकते हैं, वो आप जो करंट आपका पोर्टफोलियो है उसी में ही कीजिए, और उसके बाद जो आपको 4,000 रुपए अगले साल से आप सोच रहे हैं निवेश करने की, उसको बढ़ा के 7,000 रुपए आप कर दीजिए, और अपने गोल्स को आप इस तरह अचीव कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। लखनऊ से दिनेश हमारे साथ फोन लाइन पे। गुड इवनिंग दिनेश, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मेरा पोर्टफोलियो देखिए आपके सामने है जी। वो बिरला सनलाइट में और बिरला जननेक्स्ट में और ICICI से डिस्कवरी फंड, SBI इमरजेंसी फंड, इमर्जिंग फंड, IDFC, रिलायंस बैंक, HDFC टॉप 200, ये मेरी अपनी रिसर्चेज हैं। और इसके हिसाब से मैंने ये सेलेक्ट किए थे। इसमें करीब 20,000 का हमारे इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। ठीक है। टारगेट बोले तो कंटिन्यू है, चल रहा है। और मेरी रिस्क एपेटाइट अच्छी खासी है। 43 एज है, 16.5 साल करीब रिटायरमेंट को है, और मैं और वाइफ दोनों अर्निंग है। वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, तो 2034 में रिटायर होनी है, और मैं 30 में रिटायर होऊंगा। ओके। और हाँ, मेरी जो नीड है, जो एम है, जिसके लिए मैंने कंटिन्यू किया है, ये मेरी चिल्ड्रंस एजुकेशन। चिल्ड्रंस 4 इयर्स के बाद में वो 12th पास करके जाएंगे, तो हमारी फिर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। वो एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कब कहाँ कितनी कैसी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। एक है ना, एक तो ये हो जाता है। कोई अमाउंट है आपके दिमाग में जिसके लिए आप इतना निवेश कर रहे हैं? जी, मैंने ये काउंट किया था, तब तक मेरे ख्याल से 16 लाख के आसपास, 14 लाख 16 लाख। अब ये मैंने अपना इन्वेस्टेड अमाउंट, खाली इसमें कोई अप्रिशिएशन नहीं जोड़ा है। उसके बाद में 14 लाख 16 लाख हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 4 साल के बाद में जब स्टार्टिंग होगी तो हो जाना चाहिए स्टार्टिंग रेटिंग। ठीक है, तो यानी बच्चों की पढ़ाई और अपने रिटायरमेंट के लिए विवेक जो यहाँ पर ये निवेश कर रहे हैं, तो इनका ये पोर्टफोलियो आपको कैसे लगता है? देखिए, पहली बात कि इनका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है या तो इन्होंने किसी की सलाह से या रिसर्च करके खुद ये फंड्स का सिलेक्शन किया है, तो मैं फंड्स में किसी परिवर्तन की सलाह इन्हें नहीं दूंगा। ठीक है। मतलब म्यूचुअल फंड की भाषा में कहें तो ये सब स्टार परफॉर्मिंग फंड्स हैं और अच्छे स्टार वाले फंड्स हैं, तो वो सिलेक्शन तो काफी अच्छा है। ये 4 साल के बाद अगर इन्हें चाहिए 15 से 16 लाख, अगर जैसा ये कह रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि वो लक्ष्य भी अचीव हो सकता है और आराम से अचीव हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा कॉर्पस निवेश कर रहे हैं। और अगर 12% तक रिटर्न आता है, जो कि मैं एक कंजर्वेटिव रिटर्न मानकर चल रहा हूँ, तो वैसी स्थिति में करीब करीब 21 लाख रुपए जमा कर सकेंगे। ये पहली बात है। और अगर इसी निवेश को आप आगे बढ़ाते रहते हैं अपने रिटायरमेंट, तो अगर मैंने इनके रिटायरमेंट की एज को 58 माना है, ये जो बता रहे हैं उससे थोड़ा कम है, तो उस समय तक करीब करीब इन्हें 58 लाख रुपए और भी इनके कॉर्पस में जमा हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि ये जो 21 लाख है वो सेपरेट है और 58 लाख सेपरेट है, यानी कुल मिलाकर 79 लाख का कॉर्पस क्रिएट होता है इससे।
और उसमें एक अजम्पशन ये है कि 12% तक रिटर्न मिलना चाहिए। तो यहाँ पर बस इन्हें करना ये है कि अपनी आय के हिसाब से अपना निवेश बढ़ाते रहें और डिसिप्लिन मेंटेन करें अपने पोर्टफोलियो में। तो दिनेश, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल सही है। अपने गोल्स के मुताबिक आप अपने इस इन्वेस्टमेंट को जारी रखिए और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी उस हिसाब से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश वैल्यू है, उसको भी यहाँ बढ़ाते रहिए। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं विवेक शर्मा। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। यहाँ पर कमल प्रकाश सिंह लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। चलिए, लगता है उनको हमारी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन उनका सवाल हमारे पास है। विवेक, इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा है उसके मुताबिक इन्होंने सभी इंश्योरेंस पॉलिसी में है इन्वेस्टमेंट की है। इनके मुताबिक बजाज आलियांज, LIC, मैरिज एंडाउमेंट स्कीम, जीवन आनंद और जीवन सरल में इन्होंने निवेश किया हुआ है। पर चूंकि हमारा ये शो म्यूचुअल फंड का है तो हम इनकी म्यूचुअल फंड की क्वेरी ही लेंगे, और अगर इंश्योरेंस का कोई सवाल है तो कमल प्रकाश सिंह जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो इंश्योरेंस वाले शो में हम आपकी उस क्वेरी को लेंगे। लेकिन फिलहाल आपका जो सवाल है, जहाँ पे इन्हें हर महीने 10,000 रुपए लगाने हैं, वो ये कहाँ निवेश कर सकते हैं? 3 साल का लॉक इन पीरियड ये चाहते हैं, वो उनका टारगेट है, तो हम कहाँ इनको पैसे लगाने की सलाह दे सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि ये इनका इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल है जनरली। अगर ये जैसे इन्होंने इंश्योरेंस में निवेश किया है, तो अगर ये म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो पहली तैयारी इन्हें ये करनी पड़ेगी कि हो सकता है कि बाजार के उतार चढ़ाव से इनका रिटर्न कुछ समय के लिए निगेटिव हो जाए। वो पहली बात है। दूसरी बात, मैं सलाह दूंगा कि 3 साल के लिए निवेश ना करें, अनलेस कि उन्हें इस बात की जरूरत है कि 3 साल बाद कुछ पैसा चाहिए, जो कुछ स्पेसिफिक फंड चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में कई ऑप्शंस हैं जहां ये निवेश कर सकते हैं। अगर 10,000 रुपए इन्हें निवेश करने हैं तो मैं सलाह दूंगा कि 3 फंड्स का चुनाव करें और तीन फंड्स में पैसे अपने डालें, जिसके लिए मैंने इन्हें सलाह दी है कि आप UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में डालिए। उसका रिटर्न काफी अच्छा रहा है पिछले 1 साल में अगर देखा जाए तो, और उसके पहले भी। इसके साथ साथ उन्हें SPI इमर्जिंग बिजनेस फंड में और HDFC इक्विटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, अपने कॉर्पस को डिस्ट्रीब्यूट करके। शुरू के सालों में 3 से स्टार्ट करें, लेकिन 3 साल की अवधि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि चूंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 5 सालों का, उसमें बाजार में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं। तो इक्विटी में हो सके तो निवेश 3 साल से ज्यादा के लिए करें। अच्छा। लेकिन अगर फिर भी इन्हें 3 साल के लिए इक्विटी में निवेश करना ही है तो जो फंड्स मैंने सुझाव दिए वहां निवेश कर सकते हैं। लेकिन मानसिक तौर पे तैयार रहना पड़ेगा कि बाजार का उतार चढ़ाव शायद रिटर्न को बहुत अच्छा ना बनाए इनके लिए, तो लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो वो नेगेटिव फैक्टर। लेकिन यहाँ पर क्या आप इन्हें RD या डेट फंड्स नहीं सजेस्ट करेंगे 3 साल की अवधि के लिए? नहीं, देखिए, RD या डेट फंड्स की भी सलाह दी जा सकती है, लेकिन इन्होंने एक टर्म रखा है कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, जो इनकी शर्त है। तो मैक्सिमम रिटर्न जैसा कुछ तो होता नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम का कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। मेरे हिसाब से वो निवेश जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके वो अच्छा निवेश होता है, और इसी वजह से म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सलाह दे रहा हूँ। अगर ये बैंक में निवेश करते हैं या डेट फंड में निवेश करते हैं तो रिटर्न मिलेगा, लेकिन उसका थ्रेशोल्ड डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है, उसके ऊपर नहीं जाएगा। बैंक में तो निश्चित तौर से डिफाइंड है, और डेट फंड में भी एक रीजनेबल अपर लिमिट है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही निवेश करना चाहिए। चलिए, तो कमल प्रकाश सिंह जी, आपको सलाह यही दी जा रही है, UTI अपॉर्चुनिटी और SBI इमर्जिंग बिजनेस में आप निवेश कर सकते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा का पीरियड या अवधि आप लेना चाहते हैं तो UTI इक्विटी में भी आप अपना निवेश कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल। दुबई से भूपेश राउत का ईमेल आया है हमें। ये एक NRI है और 9 साल से दुबई में रह रहे हैं। HDFC बैंक में 3 साल की FD है इनकी, और बैंक ने ब्याज पर TDS काट लिया है। जानना चाहते हैं कि क्या ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम करने के लिए इनके पास सभी रास्ते जो
आम नागरिक जो भारत का है, जो एनआरआई नहीं है, जिस उसके जो रास्ते हैं वो इनके लिए भी खुले हुए हैं। ठीक है। और इन्हें टीडीएस फाइल करने के लिए इन्हें एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इनकम टैक्स को, जहाँ पे अपने टीडीएस जो भी इनका कट किया गया है इन्हें रिफंड मिल सकता है। लेकिन उसकी एक शर्त है कि उनकी भारत में जो कमाई है उसका जो थ्रेशोल्ड लिमिट 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर उससे ऊपर होगा तो इस बात पर निर्भर करेगा, 2 चीजें देखनी पड़ेंगी, बैंक ने क्या किस रेट पे टीडीएस कट किया है और इनकी कमाई कौन से स्लैब में जा रही है भारत में। अगर मान लिया कि बैंक ने 30% रेट कट किया है टीडीएस पे और ये इनकी कमाई भी 30% के लेवल पे है भारत के अंदर, दुबई की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वैसी स्थिति में इन्हें कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बैंक ने 30% मानकर कट किया है और इनकी कमाई जो अभी स्लैब है वो 10% में जाती है तो इन्हें वापस मिल सकता है वो जो डिफरेंस है 20% का। सो ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं और रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिफंड क्लेम कर सकते हैं और कोई अलग से प्रोसीजर नहीं है, सेम प्रोसीजर है जो इंडियंस यहाँ पे फॉलो करते हैं। एक ही चीज ध्यान रखना है कि भारत में आपकी इनकम क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। और आपको एक इनकम टैक्स से एक विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जिसके लिए इन्हें आवेदन करना पड़ेगा और फिर ये क्लेम कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अभी लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला योर मनी पे जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं विवेक शर्मा। बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। यहाँ पर राजीव नई दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राजीव गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। हेलो गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। मेरे पास 3-4 म्यूचुअल फंड मैंने परचेज किया अक्टूबर 2010 में। एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड ग्रोथ, एचडीएफसी टॉप 20 फंड ग्रोथ, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर जी, रिलायंस विजन फंड एंड यूटीआई इक्विटी फंड। ठीक है। एंड एचडीएफसी टॉप 20 टॉप 200 सॉरी। ये सारे मैंने अक्टूबर 2010 में वन टाइम, दैट इज ऑल वन टाइम इन्वेस्टमेंट मैम। ठीक है। तो इसमें मैं सजेशन ये चाहिए कि एक सिप भी है मेरे पास आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल का, डायनामिक प्लान करके है। ठीक है। इसमें 1000 रुपीज मेरे सिप है। ठीक है। तो आप कैन टेल मी कि हम क्या कर सकता हूँ, और मैं और आगे का इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे चाहिए जानकारी कि 3 to 5,000 रुपीज मैं पर मंथ और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ कहीं पे। ठीक है। ठीक है। राजीव, आपके कोई गोल्स हैं उसके मुताबिक आपने इन्वेस्टमेंट की है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आई एम वर्किंग एयरफोर्स में काम करता हूँ जी। और आफ्टर 6 months मेरा रिटायरमेंट है जी। तो जितना जुड़ सके मेरे रिटायरमेंट के लिए दैट इज मच बेटर फॉर मी। ठीक है। तो ठीक, बिल्कुल आपके सवाल का यहाँ पर जवाब देते हैं। विवेक, आपको क्या लगता है इन्हें क्या करना चाहिए? क्या इनका पोर्टफोलियो ठीक है? एक लमसम इन्वेस्टमेंट की है जो फंड्स के नाम इन्होंने बताए हैं, इसके अलावा इन्हें 3,000 से लेके 5,000 रुपए और निवेश करना चाहते हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? कोई गोल्स हालांकि इन्होंने डिफाइन नहीं किए अभी तक। ठीक है, मैं सब मान के चल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, जो कि किसी भी इन्वेस्टर का गोल हो सकता है। बिल्कुल। तो फिलहाल तो इन्होंने जो फंड्स का चुनाव किया था इन्होंने खुद से किया जैसा ये बता रहे हैं, तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि थोड़ी सी चूक हो गई। इन्हें जैसे इन्होंने रिलायंस विजन फंड में निवेश किया हुआ है और रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड में निवेश किया हुआ है, तो ये दोनों फंड जो है आज के दिन में परफॉर्मिंग फंड्स नहीं है। एक समय पे बहुत अच्छे फंड थे, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे थे, बट अब नहीं है। और वैसे ही एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज फंड जिसकी ये बात कर रहे हैं, वहां पे भी इनका निवेश ने अच्छा रिटर्न इन्हें नहीं दिया होगा। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि ये 3 फंड से ये बाहर आ जाएं और इनके जो दूसरे फंड्स हैं वहाँ पे इन्होंने अच्छा चुनाव किया हुआ अच्छे फंड्स का, वहाँ पे रह सकते हैं। और यूटीआई इक्विटी और यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड में ये ना सिर्फ इन पैसों को डाल दे जिन फंड से मैंने बाहर आने की सलाह दी है, आने वाले दिनों में भी जो ये निवेश करना चाहते हैं 3 से 5,000 रुपए वो भी इन फंड्स में डाल सकते हैं। फंड्स में डालें। इसके साथ साथ इनके पास ऑलरेडी कुछ फंड्स हैं, क्योंकि इन्होंने टोटल 6 फंड में निवेश किया था, तो 4 से 5 फंड अगर इनके पास रहते हैं तो सफिशिएंट है, क्योंकि इनका कॉर्पस छोटा है और इन्हें बहुत ज्यादा फंड्स चुनने की जरूरत नहीं। चलिए, तो राजीव आपके लिए सलाह यही है कि एक्सिस ट्रिपल एडवांटेज, रिलायंस विजन और रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर से यहाँ पर आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। वो पैसे निकालकर अगर आप चाहें तो यूटीआई इक्विटी, यूटीआई अपॉर्चुनिटी में निवेश कर सकते हैं। साथ ही एसबीआई इमर्जिंग बिजनेस में आप 3,000 रुपए से लेके 5,000 रुपए जो आप निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। यहाँ पर चंदन भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। चंदन, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मैंने आपको ईमेल तो किया था। मेरा सवाल मैडम ये था, मैं म्यूचुअल फंड में 8,000 रुपए की एसआईपी कर रहा हूँ हर महीने में। जी, ठीक है। मुझे ये जानना था मैडम कि 20 साल के बाद ये कितना अमाउंट जमा हो जाएगा मेरे लिए?
ठीक है, 20 साल बाद इन्हें कितना मिलेगा जिस तरह की इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है? विवेक, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं इन्हें सलाह दूंगा कि निवेश जो इन्होंने किया है वो निवेश तो ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा परिवर्तन की सलाह नहीं दे रहा हूँ। और जो समय सीमा ये बता रहे हैं उस समय सीमा में अगर ये निवेश करते रहें, यही निवेश इनका जारी रहे और कुछ बढ़ा भी सकें, जो कि जनरली आमदनी में बढ़ोतरी के साथ निवेश बढ़ाने की संभावना बनती है, तो ऐसी स्थिति में करीब करीब 12 लाख रुपए के आसपास ये जमा कर सकेंगे। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि जैसे इनकी आमदनी बढ़ती है, जैसे इनके पास कोई दूसरा स्रोत आता है पैसे का, उसे भी निवेश करते रहे। चलिए, तो चंदन, 12 लाख रुपए अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो आप जमा कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे अपना निवेश भी बढ़ाते रहिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया विवेक सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और योर मनी में आज इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/awazyourmoney और पोस्ट करने हैं अपने सवाल। पोस्ट करने के साथ आप यहाँ योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।